नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, अगर आपने भिंडी की फसल लगाई है तो फसल में इस समय रोग और कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। अगर इन रोग और कीटों का समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल से होने वाले उत्पादन में कमी आ सकती है। तो आप कैसे करें कीट रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन भिंडी की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी फसल के रूप में किसान भाई हमारे उगाते हैं और गर्मी में इसका बहुत अच्छा दाम भी मिलता है। लेकिन जब हम ग्रीष्मकालीन भिंडी की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त भिंडी की जो फलन की अवस्था है और कुछ स्थानों पे फूल भी आ रहे होंगे और कुछ स्थानों पे फल भी आना प्रारंभ हो चुके होंगे। भिंडी फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए हानिकारक कीट और रोग पर नियंत्रण जरूरी है। वैसे तो भिंडी फसल पर अनेक कीटों और रोगों का प्रकोप होता है, लेकिन इस समय जो कीट और रोग फसल को हानि पहुंचाते हैं, इनमें कीट में फल भेदक, रस चूसने वाले कीट, वहीं प्रमुख रोगों में पित्तशिरा, मोज़ेक वायरस, पाउडरी रोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा हमारी भिंडी की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं वो है शीर्ष तना भेदक या जो फल्ली छेदक है। ये कुछ ऐसे कीट हैं जिनके माध्यम से पूरी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फल भेदक, इस कीट की लटे या सूंडी भी बहुभक्षी होती है, जो कि भिंडी फसल के फूलों को खाती है तथा फलों में गोलाकार छेद कर अंदर घुस जाती है और उसके शरीर का आधा भाग बाहर रहता है। इस तरह फलों की बाजार गुणवत्ता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए फूल आने के तुरंत बाद कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और याद रखें, फल पकने के बाद रसायन का छिड़काव न करें। रस चूसक कीट जैसे मोयला, हरा तेला, सफेद मक्खी आदि सभी रस चूसक कीटों के निम्फ तथा वयस्क दोनों ही भिंडी फसल के पौधों के कोमल भागों, फूल पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं तथा पीली पड़ जाती हैं। अधिक आक्रमण पर तो पत्तियां गिर भी जाती हैं। इनमें से सफेद मक्खी भिंडी के प्रमुख वायरस जनित रोग पीला शीरा विषाणु मोज़ेक रोग को फैलाने में भी सहायक हैं। अब इसकी रोकथाम की बात आती है तो इसमें विशेष रूप से आप जो क्लोरोपाइरीफास दवा है या इमेडाक्लोप्रिड दवा है या ट्यूनालफास, उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं। तो आप पहले भिंडी के फलों को समय पर तुड़ाई कर लें और तुड़ाई करने के बाद ही दवाओं का छिड़काव करें, ताकि आप जो दवा लगी हुए फल हैं वो बाजार में ना बेचें। और उसके बाद जब आप फलों की तुड़ाई कर लें और उसके बाद ही आप खेत में भिंडी की फसलों पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। छाजिया या पाउडरी मिल्ड्यू, इस रोग के कारण भिंडी फसल में पत्तियों व तने पर सफेद चूर्णी धब्बे पड़ जाते हैं। अधिक आक्रमण पर तो पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं। इस तरह पैदावार बहुत कम होती है। वातावरण में अधिक आर्द्रता होने पर रोग का प्रकोप अधिक होता है। ये बीमारी पुरानी पत्तियों पर ज्यादा होती है। इसकी रोकथाम के लिए कैराथेन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या फिर सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10 या 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। विशेष रूप से जो समस्या आती है वो है पीला मोज़ेक रोग, जिसे हम येलो वेन मोज़ेक भी कहते हैं, और ये एक सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है और भिंडी में विशेष रूप से एक पौधे से लेकर कई पौधों में धीरे धीरे ये वायरस के माध्यम से फैल जाता है। तो हमें चाहिए कि इसकी रोकथाम करना अति आवश्यक है। प्रारंभिक स्थिति में आपको लगता है कि इक्का दुक्का पौधों में अगर पीला मोज़ेक रोग लगा हुआ है तो आप उसमें नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और उसका अगर छिड़काव करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में इससे रोकथाम होगी। साथ ही साथ आप ऐसे पौधे जो पीले हो चुके हैं उनको जड़ सहित उखाड़ कर और खेत से बाहर उनको नष्ट कर दें या गड़ा दें। अब इसकी रोकथाम की बात आती है तो इसमें विशेष रूप से आप इमेडाक्लोप्रिड दवा है या ट्यूनालफास, उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और
इन दवाओं का सही समय पर निरीक्षण करके अगर इनका छिड़काव करते हैं तो आपकी भिंडी की फसल में अच्छे फूल आएंगे, अच्छे फल आएंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। किसान भाइयों, कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और ऐसे में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अपने देश में कोरोना की वजह से इस समय होने वाली शादियां और सारे सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे फूलों के बाजार पर बहुत अधिक असर देखने को भी मिल रहा है। हमारे जिन किसानों ने सीजन के हिसाब से फूलों की खेती की है, अब उनकी फसल खेतों में खराब हो रही है। इससे किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अगर किसान फूलों को सुखाकर उनसे अच्छे मूल्य वाले सजावटी वस्तुओं को बनाकर बेचें तो वो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो आप कैसे बनाएं फूलों से सजावटी वस्तुएं, इस पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर भारती कश्यप। आजकल सूखे फूलों के व्यापार में काफी लाभ है। बहुत से लोगों ने इसे अपने रोजगार के रूप में अपनाया है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सूखे फूलों की बहुत मांग है। अपने देश में इसका निर्यात अमेरिका, जापान और यूरोप तक होता है। भारत से हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का शुष्क पुष्प निर्यात किया जाता है। यह उद्योग 20 देशों को 500 से अधिक किस्म के पुष्प निर्यात करता है। सुखाए हुए फूलों का व्यवसाय आजकल बहुत ही अच्छा उभर रहा है। कहने को तो हम फूल कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें फूलों का ही हिस्सा हो। पौधे का कोई भी भाग हो, चाहे पत्ता हो, फूल हो, कांटा हो, बीज हो, इसमें हम सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो ड्राई फ्लावर से बनाए गए उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसमें जैसा मैंने बताया कि हर तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो मक्का, धान, कार्थेमस, सारी क्रॉप्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में गॉम्फ्रीना, हेलिक्राइसम, पेपर फ्लावर, नाइजेला, स्टेटिस इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं। तथा इसके अलावा बहुत सारे जंगलों में ऐसे घास फूस हैं तथा कोन्स हैं, कश्तियाँ हैं, जिनको हम इधर उधर से इकट्ठा करके उनसे कई कलात्मक वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि 2-3 तरह की कमर्शियल ग्रासेस हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। एक है लेगुरस, जिसे कि रैबिट टेल ग्रास बोलते हैं। दूसरी है ब्रीजा, जिसे कि क्वेकिंग ग्रास बोलते हैं। और तीसरी ब्रोमस है, जो कि एक झाड़ू की तरह ग्रास प्रतीत होती है। ये तीनों ही घास हैं जिनको बाद में हम फूल का या इसको अरेंजमेंट का रूप प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक क्रॉप है जो कार्थेमस, जो सैफलार है। बेसिकली ये एक ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन इसको हम ये अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में जो टॉप 10 ड्राई फ्लावर्स है उसमें से एक है ये कार्थेमस, जिसे हम सैफलार भी कहते हैं। इसको भी हम ड्राई फ्लावर के रूप में अपना रहे हैं। इसके अलावा एक क्रॉप है क्रेस्पीडिया, जिसे कि गिल्ली बटन फ्लावर बोलते हैं। इसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो जब भी फूलों को सुखाने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो नेचुरल विधि आ जाती है। कोई भी पौधे का जो हिस्सा है, अगर आपको नेचुरली वो पौधे पे ही अच्छा लगता है तो आप उसको लैब में ले आते हैं और उसको इसके बाद प्रोसेस करते हैं। जैसे कि पाइन्स की हमारी जो कश्तियाँ होती है, उसको हम जब वो पेड़ों से गिर जाती है तो उसी वक्त ले आते हैं, तो इसको हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड है जिसको हम एयर ड्राइंग बोलते हैं, जिसको कहते हैं हवा में सुखाना। कई तरह की हमारे पास जैसे घास है, ब्रीजा, लेगुरस वगैरह, या आपका बाजरा है, चरी है, इनका हम गुच्छा बना लेते हैं और इसको एक हैंगर पे लटका देते हैं। अब लटकाने के बाद इसको हवादार जगह पे रखना जरूरी है, नहीं तो इसमें फंगस लगने से ये फूल खराब हो सकते हैं। तीसरी विधि आती है प्रेस ड्राइंग की, यानी कि हर्बेरियम प्रेस होती है जिसे बॉटनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसमें फूलों को या पत्तों को डाल के सुखा देते हैं। लगभग 10-15 दिनों में ये फूल पत्ते सूख जाते हैं। लेकिन इस विधि का नुकसान ये है कि इनका आप इस्तेमाल सिर्फ वॉल पिक्चर या ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर अरेंजमेंट इस तरह के सुखाए हुए फूलों से आप नहीं बना सकते। अगर हम आधुनिक विधियों की बात करें तो हॉट एयर ओवन और माइक्रोवेव ओवन बहुत अच्छी विधियां हैं जिसमें फूल बहुत अच्छे तरह से सूख जाते हैं। लेकिन दोनों विधियों के लिए ही हमें एक डेसिकेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे कि हम प्रायतर सिलिका जेल कहते हैं। सिलिका जेल में फूलों को डाल देते हैं हम और लगभग माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के अंदर वो फूल सूख जाते हैं, जबकि हॉट एयर ओवन में 1-2 दिनों के अंदर वो फूल सूख जाते हैं।
जब भी हम फूल को प्रकृति से या नेचर से निकाल के लाते हैं तो हमारा प्राय यह इच्छा रहती है कि इसका जो नेचुरल कलर है वो ही बना रहे, लेकिन बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनका रंग उड़ जाता है, या हमें इसमें और वेरिएबिलिटी क्रिएट करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए हम डाइज और पेंट का इस्तेमाल करते हैं। डाइज हम ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं जो फैब्रिक डाई होती है, ये सस्ती भी होती है और टिकाऊ भी होती है, जो प्रायतर रंगाई वाले कपड़ों में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फूड डाइज जो खाने वाली डाइज हैं, या नेचुरल डाई मतलब प्लांट से निकाल के ही पौधों में हम चढ़ाते हैं, उस पर भी हमारी विश्वविद्यालय में काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ केमिकल डाइज ऐसी हैं जो इंडिकेटर डाइज हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी देर चलती हैं और इनके भी रंग काफ़ी पक्के रहते हैं। फूलों को सुखाकर हम किसी भी तरह के उत्पाद बना सकते हैं। ये आपकी कलात्मकता पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या बनाना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर उत्पाद भारत से बिकता है उसे पॉटपॉरी कहते हैं। इसे भारत से निर्यात किया जा रहा है और यूके इत्यादि देशों में बेचा जा रहा है। इसमें कई तरह के फूलों को सुखाया के डाला जाता है और सुगंधि के लिए इसमें नेचुरल फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सूखे फूलों को आप ऑनलाइन बड़े आराम से बेच सकते हैं क्या? इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी। ज्यादातर सूखे फूलों का व्यापार ऑनलाइन ही किया जाता है। इसके अलावा वॉल पिक्चर, ग्रीटिंग कार्ड्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स, राखियाँ, पाइन कोन के बर्ड्स, गुड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम ड्राई फ्लावर्स से बना सकते हैं। कोई भी महिला ड्राई फ्लावर्स का बिजनेस अपने घर पर ही शुरू कर सकती हैं। 4-5 महिलाएं या ग्रुप बना के भी इसका कुटीर उत्पादन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे बहुत ही अच्छे तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर सिंपल सी हम बात करें कि ये जो टोकरी हम बना रहे हैं तो 20-22 रुपए की ये टोकरी बाजार से लेकर आप 10-15 रुपए की लागत इसमें और डाल के, जो कि फूलों को सुखाने और उनको रंग करने पे होती है, तो लगभग आप 100 रुपए की एक टोकरी आराम से बाजार में बेच सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। हमारे प्रदेश में कपास की खेती निमाड़ क्षेत्र में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है वे किसान कपास की बुवाई कर सकते हैं। तो सिंचित कपास की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें और वैज्ञानिक तरीके से बुवाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ राजेंद्र प्रसाद साहू से। आज कपास की खेती के बारे में, उन्नत कृषि के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे कि प्रजातियां बहुत इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन करना। तो इसके लिए आपको बीज का चयन आपकी लोकेशन के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ वैरायटी हैं जो आपके एरिया के हिसाब से, आपके JKH हाइब्रिड जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो निकला हुआ है JKH 1 है, और हाइब्रिड 4 भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक मैक 1 वैरायटी आती है MECH 1, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों ने कुछ BT कॉटन निकाला हुआ है, जैसा कि किसान भाई ये ज़्यादा जानते हैं, आजकल BT कॉटन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। वैरायटी का सिलेक्शन करें और बोएं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की फसल से आपको अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए भूमि का चयन और खेत की तैयारी करते हुए खाद उर्वरकों का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है इसके लिए जलवायु के अनुसार आपको कॉटन के लिए मिट्टी का भी चुनाव करना है। तो जलवायु इसके लिए गर्म और नमी युक्त होना चाहिए। इसके लिए आपको तापक्रम जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और मिट्टी इसकी भारी काली और दोमट भी चलेगी, लेकिन काली हो और भारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम हैवी क्ले सॉइल बोलते हैं। और इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होना चाहिए। खेत की तैयारी का बहुत महत्व है। पहली फसल के प्रीवियस क्रॉप के उसके रेसिड्यूज को या तो अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें या अलग कर दें, खेत से बाहर कर दें। और इसके बाद आप को क्रॉस डिस्क हैरो चलाएं और कल्टीवेटर चलाएं। तो इसके बाद इसमें आपको 10 से 12 टन कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद पर हेक्टेयर मिलाना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद एक बार हैरो
अच्छे से चला दें तो ठीक से उसमें सॉइल में मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद पाटा चला के उसको समतल कर दें। तो किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है हमको उर्वरक कैसे देना है और कितना देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उर्वरक में अनावश्यक हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसके लिए अनुशंसित जो मात्रा है, हम मृदा का परीक्षण करवा के हमको उर्वरक देना चाहिए। 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा मात्रा 80 किलोग्राम हमको देना चाहिए। स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को जुताई के समय आप बोनी से पहले दे दें। उसके बाद बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आप 2 भागों में दें। 2 जो स्टेज हैं, जब आपको आवश्यकता है फसल के लिए तब आप दें। तो इस तरह से आप फसल में उर्वरक का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की खेती करने के लिए बीज की मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से कपास की बुआई कैसे करें, इसके लिए आइए मिलते हैं। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो समय अभी बहुत अच्छा है, अभी आप इसकी बोनी कर सकते हैं। और सिंचाई की उचित मात्रा आपको 1 से 2 सिंचाई मानसून आने से पहले आपको देना होगी। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आपको मानसून जैसे ही आता है, मानसून फर्स्ट शावर आने के बाद तुरंत दूसरे शावर आने से पहले आप इसकी बोनी या डिबलिंग कर दें। जून का महीना बेस्ट है और मई का लास्ट वीक अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो और बेस्ट है। और जून का पूरा महीना आपके लिए, अगर बारिश का फ़ायदा लेना है, जून के लास्ट वीक तक आप फर्स्ट वीक जुलाई तक आप बोनी कर दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है बीज एवं बोनी प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, बीज बहुत अच्छा आप लोग लें, अच्छी सर्टिफाइड बीज होना चाहिए। वो बीज को उपचारित भी करें। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम बाविस्टिन ले लें और 2 ग्राम थायरम ले लें। इस और दोनों के मिक्सचर से आप बीज को ट्रीट कर लें। 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम बाविस्टिन और 2 ग्राम थायरम सफिशिएंट होती है। इससे क्या है, फंगल डिजीज कुछ होते हैं वो आपके नियंत्रित हो जाते हैं। तो इसकी बीज की मात्रा बड़े हिसाब से आपकी 2 किलो से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसान भाई उपयोग करते हैं। और इसके बीज के उपचार के बाद जो बुआई की दूरी है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। 3 फीट की कम से कम कतार से कतार दूरी होना चाहिए। पौधे की दूरी 2 से 3 फीट हो सकती है। इसके बाद अगर रिज एंड फरो से बोनी करनी है, जैसे जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ रिज एंड फरो बना लें। रिज एंड फरो सिस्टम एक वेल ड्रेनेज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी का जहाँ ज़्यादा भराव होता है वहाँ फसल के नुकसान की होने की संभावना रहती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव महीदपुर, जिला उज्जैन के किसान अरविंद कुशवाहा ने। आप दुधारू पशुओं की नस्ल पर जानकारी चाहते हैं तो अरविंद जी, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। हमारे देश में गायों की लगभग 30 और भैंसों की 15 प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें दूध देने वाली नस्लों की संख्या सीमित है। हमारे किसान जिनकी इच्छा दूध व्यवसाय से जुड़ने की हो, उनके लिए दुधारू पशुओं की नस्लें एवं चयन की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। साहीवाल, ये लंबे सिर, छोटे सींग, मध्यम आकार, लाल रंग, ढीले चमड़े एवं लंबे थनों वाली नस्ल है, जो प्रति ब्यात 300 दिन लगभग 1900 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। गीर, ये सफेद चित्तियों से युक्त लाल रंग की मध्यम आकार की नस्ल है, जो गुजरात के गीर पहाड़ियों में पाई जाती है, जिसका सींग मध्यम आकार का, पीछे की ओर मुड़ा हुआ, कान लंबे लटकते हुए एवं पूंछ कोड़े जैसी होती है। ये प्रति ब्यात लगभग 1500 लीटर दूध देती है। थपाकर, ये गठीले शरीर, लंबा चेहरा, मध्यम आकार के सींग, लंबे काले गच्छों से युक्त पूंछ एवं बड़े कान वाली गाय है, जो राजस्थान के थार मरुस्थल एवं कच्छ में पाई जाती है। ये प्रति ब्यात लगभग 2200 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। भैंसों की नस्लों के बारे में बात करें तो मुर्रा नस्ल काफी उपयोगी है। इस नस्ल की भैंसों का मूल स्थान हरियाणा एवं पंजाब का पश्चिमी इलाका है। ये विशाल गहरे काले रंग, गर्दन एवं सिर अपेक्षाकृत लंबा,
आयन पूर्ण विकसित पूंछ बालों के गुच्छों से भरे हुए, आगे की तरफ पतली एवं पीछे से भारी होती है। ये लगभग 3 साल में प्रथम बच्चा एवं प्रति ब्यात लगभग 2000 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सुरती, इस नस्ल का विकास गुजरात राज्य के खैरा एवं बड़ौदा जिलों में हुआ है। मध्यम आकार, सिर लंबा, सींग हंसिया आकार का, रंग भूरा या हल्का काला एवं जबड़े तथा छाती पर 2 सफेद धारियों का पाया जाना इस नस्ल की पहचान है। ये नस्ल प्रति ब्यात औसतन 1800 लीटर दूध देती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।